गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने जेपीएससी और जेएसएससी में आने वाले संभावित प्रश्नों का एक श्रृंखला शुरू किया है, जिसको हमने परीक्षा फतह सीरीज का नाम दिया है। और इसके 4 सीरीज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। आप वहां जाकर के चारों टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज उसी सीरीज का नंबर 5 है ये परीक्षा फतह सीरीज 5, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। 30 क्वेश्चन का ये सीरीज है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जेपीएससी इस बार पूरे एकदम जोशो खरोश में है। और वो एकदम एग्जाम नियत समय पर लेने के ही मूड में दिखाई दे रही है। और 12 तारीख से आप लोग जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कि कल से ही आप जो है जिला भी देख सकते हैं कि आपका सेंटर किस जिले में पड़ेगा। तो आप तो पूरी तरह से अब आश्वस्त रहें कि अब आर और पार के मूड में है जेपीएससी। तो एग्जाम तो समय पर होगा ही होगा, इसके लिए कमर कस लें। और उसी के लिए हमने रिवीजन का एक ये जो सीरीज शुरू किया है, डेफिनेटली आपको कम समय में बहुत ज्यादा ये बेनिफिट पहुंचाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसको जो है एनालाइज करें कि आपकी तैयारी अभी कैसी है। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को शामिल करने का। तो चलिए आज हम लोग परीक्षा फतह सीरीज 5 को आगे बढ़ाते हुए उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन भी है आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल से। ये जो 11वें दिन और शुक्ल पक्ष की बात किया है, सावन भादो को ऐसे भी हम लोग जो है वर्षा का मौसम मानते हैं। और उस समय जो यहाँ मनाया जाता है फेस्टिवल, वो है आपका कर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मा। रही बात आपका वंदना का, तो ये जो वंदना है ये कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या के दौरान। आपका मतलब जिस समय झारखंड में सोहराई पर्व का आयोजन होता है या हिंदुओं का दीपावली होता है, उसी के आसपास ही आपका वंदना त्योहार का भी आयोजन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वंदना त्योहार का जो आयोजन किया जाता है वो ओहिरा गीत के साथ इसका आयोजन होता है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? वंदना त्योहार से है। और यह त्योहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें जानवरों को आपका जो है गहना वगैरह से, मतलब आभूषण से या फिर सुंदर उनको पोशाक वगैरह पहना करके सजाया जाता है। और जो है जानवरों से संबंधित प्राकृतिक रंगों से कलाकृति भी किया जाता है। तो वंदना त्योहार कार्तिक अमावस्या के दौरान झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ओहिरा गीत से होती है। सरहुल भी झारखंड का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अलग अलग जनजातियों में इस सरहुल का नाम भी अलग अलग है। जैसे मुंडा जनजाति इसको सरहुली बोलती है ना आपका। इसके बाद देखिएगा इसी पर्व का नाम आपका खद्दी भी है, खद्दी। इसी पर्व का नाम आपका जो है जंकोर भी है। और इसी पर्व का नाम आपका जो है बा या बाहा भी है आपका, बा या बाहा। तो ये जो देख रहे हैं बा है, जंकोर है, खद्दी है, सरहुल है, ये सरहुल का ही अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हरिया जनजाति इसको जकोर कहती है, उरांव जनजाति इसको खद्दी कहती है, संथाल में इसको बा या बाहा कहा जाता है, मुंडा जनजाति इसको सरहुल के नाम से जानती है। जनी शिकार जो फोर्थ ऑप्शन है, ये भी झारखंड का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का आयोजन जो है सो झारखंड में प्रत्येक 12 साल पर किया जाता है। और ये जो जनी शिकार फेस्टिवल है, ये इसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का पोशाक पहन करके पालतू जानवरों का या रास्ते में जो भी जानवर पड़ते हैं उनका शिकार करती हैं। और शिकार करके ला करके फिर रात में अखड़ा में उस शिकार को पकाती हैं और पका करके फिर आपका जो है नृत्य संगीत करती हैं। और झारखंड में एक और फेस्टिवल जो है वो 12 वर्ष पर ही मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम है आपका देसावली, देसावली।
तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे झारखंड में 12 वर्ष पर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो जनी शिकार भी हो सकता है, दीपावली भी हो सकता है आपका। अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो बोथ ऑप्शन सही होगा, जनी शिकार भी और दीपावली भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया है कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। और धरती पृथ्वी देवता या जनजातीय देवता को समर्पित मंदिर ये आपका भूफोर मंदिर है। और ये जो भूफोर मंदिर है ये झारखंड में पड़ता है आपका धनबाद में। भूफोर मंदिर आपका जो है कहाँ पड़ेगा, धनबाद में। और पहला ऑप्शन हम लोग का है झिंझी पहाड़ी मंदिर। ये झिंझी पहाड़ी मंदिर भी पड़ता है कतरास, धनबाद में एक जगह पड़ता है आपका कतरास, तो कतरास में पड़ता है। और ये झिंझी पहाड़ी मुख्य रूप से बूढ़ा बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, या बूढ़ा बाबा मंदिर भी इसको कहा जाता है। बूढ़ा बाबा का मतलब यहाँ पर ये मंदिर आपका जो है शिव को समर्पित है, शिव मंदिर एक तरह से है आपका झिंझी पहाड़ी मंदिर। जो देखिएगा कि धनबाद के क्षेत्र से ही आपका एक विधायक आती है आपका जो है पूर्णिमा नीरज सिंह। उन्होंने भी झारखंड विधानसभा में झिंझी पहाड़ी मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के मामला बहुत जोर शोर से उठाया था कि इस मंदिर का जो मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर है तो इसको जीर्णोद्धार किया जाए और इसकी पुरानी गरिमा को फिर से लौटाया जाए। तो ये मांग आपका जो है पूर्णिमा नीरज सिंह विधानसभा में उठा चुकी है। अब ये जो शक्ति मंदिर है, ये शक्ति मंदिर भी झारखंड के धनबाद में ही है। शक्ति मंदिर के बारे में किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है, जनश्रुति है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो ज्वाला मंदिर है आपका, वहीं से ज्वाला ला करके शक्ति मंदिर में उसी ज्वाला को जलाया गया है और उसी ज्वाला को शक्ति के रूप में वहां पर पूजा जाता है, इससे इसका नाम शक्ति मंदिर पड़ा है। तो ये भी पड़ेगा आपका धनबाद में। अब नेक्स्ट जो भुवनेश्वरी मंदिर है, ये भुवनेश्वरी मंदिर आपका पड़ेगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कोहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है। अभी मैं पीछे भी डिस्कशन के क्रम में मैंने बताया था कि ये जो झारखंड में जो फेस्टिवल है वंदना, ये वंदना फेस्टिवल की शुरुआत ही कोहिरा गीत से होती है। इसका आंसर आपका वंदना फेस्टिवल हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था पीछे डिस्कशन में कि कार्तिक अमावस्या के दौरान वंदना फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है और ये पालतू जानवरों से संबंधित त्योहार है और इसमें जानवरों की ही पूजा होती है और प्राकृतिक चित्रों का ही आपका जो है चित्रण इसमें त्योहार के दौरान किया जाता है। और रोहिणी जो है वो झारखंड में बीज बोने का एक तरह से त्योहार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। मतलब ये जो कोई भी कैलेंडर ईयर होता है उस कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। मतलब एक तरह से नव वर्ष कह सकते हैं, आपका नव वर्ष के रूप में भी इसको देखा जा सकता है रोहिणी को। और इससे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पूछता है कि बीज बोने के त्योहार के रूप में झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तब आंसर आपका रोहिणी हो जाएगा। और इसमें कोई नृत्य प्रदर्शन या लोक गायन नहीं किया जाता है रोहिणी फेस्टिवल के दौरान। अब सरहुल की जहां तक बात है तो मैंने अभी पीछे भी डिस्कशन करके बताया कि सरहुल जो है ये मनाया जाता है चैत महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो चैत महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल का आयोजन होता है और सरहुल को ही बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। फूलों का त्योहार भी सरहुल को कहा जाता है क्योंकि इसमें सराय फूलों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और सरहुल जो होता है वो पर्व को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मकर संक्रांति है, ये मकर संक्रांति को मकर संक्रांति या संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान देखिएगा मकर संक्रांति के समय ही पंच परगना के क्षेत्र में टूसू पर्व भी मनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन ही पंच परगना के क्षेत्र में टूसू पर्व का आयोजन होता है। और इसी अवसर पर पंच परगना के क्षेत्र में टूसू मेला भी लगता है आपका। तो टूसू मेला भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मकर संक्रांति और टूसू पर्व के आयोजन का जो समय है वो समान ही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। तो ये तो डेट से भी पता चल रहा होगा कि 3 मार्च अगर 1900 की बात की गई है तो इस समय मुंडा उलगुलान चरम पर था। 1895 से 1900 तक मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह का जो ड्यूरेशन है
और इस विद्रोह के प्रमुख नायक या प्रमुख नेता के रूप में धरती आबा या विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा का ही नाम आता है। तो इनको आपका जो है बिरसा मुंडा को जमकोपाई चक्रधरपुर से ही गिरफ्तार किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि कुछ जो जासूस थे आपका वीर सिंह महली वगैरह जो है, उन्होंने ही अंग्रेजों को जानकारी दे दी थी, क्योंकि इनके सर पर जो 500 रुपए का इनाम था, वो 500 रुपए का लालच में आपका जो है वीर सिंह महली नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को जानकारी दे दी और उसके बाद फिर बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये और ऐसे भी है जो बिरसा मुंडा है वो काफी इम्पोर्टेंट झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से है ही। तो एक बार आपको बिरसा मुंडा का जीवनी देख लेना चाहिए, है ना। जैसे इनका जन्म उली हातू में हुआ। उली हातू में जन्म के बाद फिर देखिए शुरुआत में इनका नाम दाऊद मुंडा था, बाद में फिर इनका नाम आपका जो है वैष्णव धर्म संप्रदाय में जब ये दीक्षा लिए थे आनंद पांडे के द्वारा, तब जाकर के इनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा। बाद में इन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत के रूप में रिप्रेजेंट किया और मुंडा उलगुलान को आगे बढ़ाया। तो इसलिए बिरसा मुंडा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं को आपका धरती पिता, धरती आबा या फिर आपका जो विश्व पिता का अवतार, इस रूप में जनजातियों के बीच ये फेमस हैं। और ये जो बुद्धू भगत हैं, बुद्धू भगत, इनका जो संबंध है, एक झारखंड में विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह आपका, और वही कोल विद्रोह से ही बुद्धू भगत का संबंध है। जहां तक बात जग्गू दीवान की है, तो जग्गू दीवान आपका जो है एक 1857 के क्रांति में सिंहभूम के क्षेत्र से एक प्रमुख नेता थे अर्जुन सिंह, और वही अर्जुन सिंह का जो दीवान था उसी का नाम था जग्गू दीवान आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नंबर 5 में, झारखंड के किस जिले में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेंट्रलाइजेशन झारखंड में किस एरिया में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के वन विभाग द्वारा रांची के निकट मूटा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मतलब झारखंड में या रांची में एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में भी मूटा को जाना जाता है। ये ओरमांझी के पास में ही पड़ता है आपका जो है, रांची से हजारीबाग जो रूट में ओरमांझी है, उसी ओरमांझी के निकट ये मूटा पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है बिहार सरकार के द्वारा तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा की गई थी, क्योंकि झारखंड राज्य की स्थापना तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? तो ये जो विल्किंसन कानून था ये छोटानागपुर में लागू किया गया था 1834 में आपका। विल्किंसन एक अधिकारी थे और उन्हीं के द्वारा इस कानून को लागू किया गया और इसीलिए इस कानून का नाम ही विल्किंसन कानून पड़ गया। और ये आपका झारखंड के क्षेत्र में, छोटानागपुर के क्षेत्र में लागू हुआ 1834 में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? अभी मैंने पीछे भी चर्चा किया था आपसे कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, और इसमें सिंहभूम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सिंहभूम क्षेत्र से इसके नेता थे अर्जुन सिंह। इन्हीं का जो दीवान में पीछे बता रहा था कि जग्गू दीवान इन्हीं के दीवान थे, तो राजा अर्जुन सिंह आंसर हो जाएगा आपका। और अर्जुन सिंह जो थे, इनके बारे में अगर जो है कहा जाए कुछ डिटेल के बारे में, तो अर्जुन सिंह ने पूरे सिंहभूम क्षेत्र से क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो किया ही, साथ में आपका जो है 1857 के कई क्रांतिकारियों को जो है, और वो जब क्रांति के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक आपका संजय नदी पड़ता है, और वो संजय नदी को पार करने में उनको काफी जो है मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो राजा अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू दीवान ने ही उन विद्रोहियों को मतलब जो है संजय नदी पार करवाया था हाथी पर बिठा करके। और बाद में अर्जुन सिंह जो है उन सारे विद्रोहियों को मना करके अपनी सेवा में शामिल कर लिए थे। और जब अंग्रेजों को पता चला कि विद्रोहियों को अर्जुन सिंह ने अपने यहाँ शरण दिया है, तो अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह पर दबाव बनाया कि वो जो है सारे विद्रोहियों को ला करके आत्मसमर्पण करवाएं, और नहीं तो उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा।
राज्य छीनने के डर से अर्जुन सिंह भी झुक गए और ये सारे विद्रोहियों को आपका जो है पौरा देवी का कसम खा करके बोले कि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे और आप जो है सो केवल आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाइए, बाकी जो है सो आपको किसी भी प्रकार के मौत की सजा नहीं होगी। और बाद में जब अर्जुन सिंह सारे विद्रोहियों को लेकर के आए तो रांची में ही, रांची का उस समय कमिश्नर जॉन डाल्टन था, जैसे ही जॉन डाल्टन को पता चला कि अर्जुन सिंह जो है विद्रोहियों के साथ रांची की सीमा में प्रवेश कर गए हैं, तो इनको आनंद फानन में सारे विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और स्पीडी ट्रायल चला करके बहुत कम दिनों के अंदर ही सारे विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिस स्थान पर फांसी पर उनको चढ़ाया गया आज वही स्थान रांची में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका। जो आप खैरालाल चौक से आगे बढ़ेंगे अपर बाजार की ओर, तो जो शहीद चौक है वो शहीद चौक इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि अर्जुन सिंह ने जिन विद्रोहियों को लाया था आत्मसमर्पण करवाने के लिए, उन विद्रोहियों को गिरफ्तार करके और आनंद फानन में स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सजा दे दिया गया था, इसलिए उसका नाम शहीद चौक पड़ा है। अब राजा दुर्जन साल की जहां तक बात है आपका, तो दुर्जन साल के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसी को जहांगीर ने जो है गिरफ्तार कर लिया था कर नहीं देने के आरोप में, और ग्वालियर किले में आपका जो है 1512 से 1527 तक आपका जो है दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा आपका जो है। और बाद में फिर दुर्जन साल को हीरे की सही परख करने के बाद जहांगीर ने कैद मुक्त भी कर दिया था और इसको जो है शाह की उपाधि भी दी थी। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो थे ये 1857 के विद्रोहियों के रांची के प्रमुख नेता थे और इन्हीं का दीवान आपका जो है गणपत राय थे, वो भी 1857 के विद्रोहियों के प्रमुख नेता के रूप में रांची में थे। और टिकैत उमराव सिंह जो है ये खटंगा और मांझी के निकट एक गांव पड़ता है खटंगा पातर, वही खटंगा पातर गांव के जमींदार थे और इन्हीं के दीवान थे आपका जो है शेख भिखारी। शेख भिखारी नाम से आप परिचित ही होंगे। और 1857 के विद्रोहियों को मदद करने के आरोप में अंग्रेजों ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और चुट्टू पालू घाटी में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी की सजा दे दी गई थी। आज भी इनका फांसी का स्थान को देखा जा सकता है चुट्टू पालू घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मैं बार बार बोलता हूं कि जेपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा ट्राइब से आपका। तो गांव प्रधान की बात और संथाल जनजाति किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी। मांझी आपका। किसी किसी जनजातियों में गांव प्रधान ग्राम प्रधान को महतो भी कहते हैं, जैसे आपका जो उरांव जनजाति है वहां ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, लेकिन संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट को आपको जो है बताना है यहाँ पे। और इसमें देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड का प्रयोग किया, तो झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था शेर शाह ने, ये भी सही है क्योंकि झारखंड में मुस्लिम मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को ही जाता है। झारखंड में मुस्लिम मार्ग को प्रशस्त किसने किया था? शेर शाह, क्योंकि वो जब भी बंगाल जाता था तो झारखंड के रास्ते से ही होकर के वो आपका जो है राजमहल और तेलियागढ़ी को पार करके ही बंगाल जाता था। तो ये भी ऑप्शन सेकंड सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था, ये भी ऑप्शन सही है आपका। महारत चेरो एक यहाँ के आपका जो है शासक हुआ करते थे और उन्हीं के पास एक बहुत सफेद कलर का बहुत सुंदर हाथी था, व्हाइट कलर का, उसका नाम था श्याम सुंदर हाथी। तो श्याम सुंदर हाथी को पाने की कामना भी थी कहीं ना कहीं शेर शाह के अंदर और वो प्राप्त भी किया था श्याम सुंदर हाथी को आपका। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जब तीनों सही हैं तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है और पूछा निम्न से कौन सा कथन सत्य है। अब ट्रू स्टेटमेंट पूछा है आपसे। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, सही है बिल्कुल।
नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड का क्षेत्र हाथियों के लिए फेमस हुआ ही करता था। इसलिए देखिएगा आज भी आपका जो दालमा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हाथियों के लिए ही फेमस है आपका। तो झारखंड का क्षेत्र प्राचीन काल से हाथियों के लिए फेमस रहा है और नंद वंश की सेना में झारखंड क्षेत्र से ही हाथियों की आपूर्ति की जाती थी। इसमें उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए ये जो तमाड़ विद्रोह था ये तमाड़ क्षेत्र में चला था और 6 चरण में विद्रोह चला। टोटल 6 चरण में विद्रोह चला और अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला सबसे लंबा विद्रोह भी कौन सा विद्रोह था? तमाड़ विद्रोह ही था आपका। और ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है तमाड़ विद्रोह के ही प्रमुख नेता थे। कैप्टन बेन के द्वारा जब भोलानाथ सिंह की गिरफ्तारी हुई तब बोला जाता है कि तमाड़ क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाई थी आपका। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे लंबा विद्रोह कौन था? तमाड़ विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह कुल कितने चरणों में चला? तो 6 चरण में चला था। तो इसका कारण अगर आपसे पूछा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अंग्रेज जब आए तो तमाड़ क्षेत्र में आपका जो है बाहरी साहूकार लेकर के आए, बाहरी महाजन लेकर के आए और उन दिकुओं का मतलब उन बाहरी लोगों ने उन क्षेत्र के लोगों का या उन क्षेत्र के जनजातियों का जम करके शोषण करना शुरू किया और वही शोषण जो है बाद में जाकर के कारण बना तमाड़ विद्रोह का। तो इसमें अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्रायोरिटी दिया जाना ही बड़ा फैक्टर रहा इस रिवॉल्ट का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? ये विनोदानंद झा जो पर्सनालिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये मूल रूप से आपका देवघर से बिलोंग करते थे आपका विनोदानंद झा। बाद में ये जो विनोदानंद झा थे वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। बिहार के ये जो है मुख्यमंत्री भी बने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब इनको अरेस्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो इनको भागलपुर जेल में बंद करके रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर आपका। कहां से थे? देवघर से थे और बाद में चल करके बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानभूम में झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया था? आपसे पूछा मानभूम आपका वही जो है धनबाद के आसपास का ही क्षेत्र आपका जो है मानभूम का क्षेत्र कहलाता है। और वहां पर जो एक तरह से फ्लैग सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था? तो एक कांग्रेसी नेता थे अतुल चंद्र घोष और वो अतुल चंद्र घोष को आपका जो है ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसी गिरफ्तारी के विरोध में आपका जो है मानभूम क्षेत्र में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष की गिरफ्तारी के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन के द्वारा की गई थी? तो संत कोलंबा महाविद्यालय जो है काफी मतलब कह सकते हैं कि सबसे पुराना इसको महाविद्यालय होने का दर्जा भी प्राप्त है पूरे झारखंड में, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में ही संभवतः इसका 1899 में 1899 में ही संत कोलंबा का स्थापना हुआ है। और ये आपका जो है इसका स्थापना किया गया है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि संत कोलंबा विद्यालय की स्थापना किस क्रिश्चियनिटी मिशन के द्वारा की गई। तो आंसर हो जाएगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। और इसका जो स्थापना किया गया वो स्थापना किया गया 1899 में आपका 1899 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए जब स्टेटहुड मूवमेंट आप पढ़ेंगे राज निर्माण आंदोलन तो उसमें कई संस्थाओं का स्थापना हुआ। जैसे उसी दौरान आपका जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ। छोटानागपुर उन्नति समाज के बाद आपका फिर किसान सभा का स्थापना हुआ। और किसान सभा का स्थापना हुआ तो किसान सभा के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पूछा है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, किसानों को जमींदारों के खिलाफ संगठित करने के उद्देश्य से किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। ये किसान सभा का स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे का क्या कारण था? तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे, उसके पीछे का वजह यह था कि वो झारखंड पार्टी को फिर से जीवित करना चाहते थे। जो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था, मर्जर हो गया था, वो उसको आप फिर से वो पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा आपका कांग्रेस पार्टी मतलब से इस्तीफा दे दी थी। इसका उद्देश्य क्या था? झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना। देखिए, अब जयपाल सिंह मुंडा जो है, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, काफी इम्पोर्टेंट है झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का जो मूल नाम था वैनिंद पाहन, वैनिंद पाहन इनका मूल नाम था जयपाल सिंह मुंडा का। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है खूंटी के टकरा गांव में हुआ था, और इनका जन्म जो है हुआ था 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ, और फिर इनका डेथ हुआ था 20 मार्च 1970 को दिल्ली में। डेथ इनका दिल्ली में हुआ, जन्म खूंटी के टकरा में हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो हॉकी के भी एक बहुत नामी और बहुत फेमस प्लेयर रहे हॉकी के। और कह सकते हैं कि एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में ही झारखंड को हॉकी में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला था आपका। तो जयपाल सिंह मुंडा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जो मतलब जो है प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर इनकी शिक्षा विदेश में हुई आपका, और विदेश में जब शिक्षा हुई तो इनका जो जयपाल सिंह मुंडा का पहला विवाह हुआ था तारा मजुमदार से। तारा मजुमदार से लव मैरिज था इन दोनों का, तारा मजुमदार से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाद में फिर रिश्तों में तल्खियां आई। तारा मजुमदार चाहती थी जयपाल सिंह फॉरेन में ही सेटल हो जाए, लेकिन जयपाल सिंह को एक भारत की मिट्टी से लगाव था, भारत वापस आना चाहते थे। तो इसी बीच में फिर आपका जो है ये दोनों अलग हो गए। तो फिर जयपाल सिंह मुंडा की जो दूसरी पत्नी बनी, वो बनी आपका जहां आरा, जहां आरा। और जहां आरा बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी महिला थी। इसको मतलब जो है दिखावा या फिर ऊंचे पदों पर रहना, ऊंचे लोगों के संपर्क में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। तो जयपाल सिंह मुंडा जब झारखंड मतलब वापस आए, तो यहाँ ये कुछ दिन तक बीकानेर रियासत में काम किए, और उसके बाद झारखंड के क्षेत्र में जब आए तो यहाँ आदिवासियों ने इनको मरांग गोमके का उपाधि से नवाजा। मरांग गोमके का मतलब ही होता है बड़े गुरुजी। तो मरांग गोमके के नाम से भी फेमस कौन है? जयपाल सिंह ही है आपके। और जयपाल सिंह के द्वारा फिर झारखंड पार्टी की भी स्थापना की गई। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह के द्वारा की गई। और झारखंड पार्टी जो था राज्य निर्माण आंदोलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जो है कांग्रेस का जो मतलब जो जनाधार गिर रहा था झारखंड में, वही कांग्रेस जनाधार को बचाने के लिए क्या की कि इनके पत्नी को कुछ लालच कांग्रेस पार्टी ने दिया, और फिर पत्नी के जिद के आगे जयपाल सिंह को जो है सो नतमस्तक होना पड़ा। और उसके बाद जयपाल सिंह ने जो अपने पार्टी को इतना मेहनत से बनाया था, और ये पार्टी झारखंड के मांग को इतना तेजी से आगे बढ़ा रही थी, और उसी झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जयपाल सिंह ने 20 जून 1963 को आपका। तो 20 जून 1963 को ये झारखंड पार्टी मर्ज हो गया कांग्रेस में। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट होगा। और इसके बाद जो जहां आरा इनकी पत्नी थी, इसको इंदिरा गांधी की जो सरकार सेंटर में थी, उसमें आपका जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया आपका, उसमें उप मंत्री का पद दिया गया। और ये जो जयपाल सिंह थे, इनको बिहार सरकार में कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर, सामुदायिक विकास मंत्री का पद दिया गया। लेकिन बाद में फिर इनका मन लगा नहीं, वो इस्तीफा दे दिए और झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए, लेकिन ये फिर विचार रंग नहीं लाया। और बाद में फिर ये काफी तनाव में रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में ये पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, और फिर इनको दिल्ली में ही ब्रेन हैमरेज से जो है 20 मार्च 1970 को डेथ हो गया, और इनके फिर डेड बॉडी को ला करके खूंटी में ही अंतिम संस्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। किस वर्ष मानभूम को छोड़नागपुर से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया था? मानभूम का क्षेत्र अभी भी देखिएगा तो धनबाद के आसपास का बंगाल से छटा हुआ ही क्षेत्र है।
और ये जो मानभूम का क्षेत्र है इसको पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया था 1956 में। तो इसका आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1956। चलिए फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट मांगा है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, क्योंकि वहां पुरुष प्रधान सारे जनजातियों का समाज भी लगभग पितृसत्तात्मक ही है, मतलब पुरुष प्रधान ही है। तो महिलाओं को प्रशासन में बराबरी का स्थान प्राप्त होना कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो सीधे पढ़ते ही गलत पता चल रहा है। खैर और स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। पुजार पान का सहायक होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर चूज करना था हम लोग को कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है। आपसे यही पूछा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड है उसका कौन सा मोटिव नहीं है, जो ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है राज्य में विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको मतलब एक तरह से इनकरेज करना, मोटिवेट करना। राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रीजनल जो एक प्रकार का डिस्पैरिटी है, तो रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना। और तीसरा है राज्य में निवेश हेतु सुगम व भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। और राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है। पर्यटन क्षेत्र का मतलब हो गया टूरिज्म सेक्टर को आपका जो है कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पर औद्योगिक नीति है, तो औद्योगिक नीति का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र का डेवलपमेंट करना नहीं है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र का डेवलपमेंट करना तो टूरिज्म पॉलिसी का पार्ट हो जाएगा, ये पर्यटन नीति का हिस्सा होगा। तो गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 4। बाकी ये जो 1, 2, 3 है ये तीनों जो है औद्योगिक नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो मैं तो बोला ही हूँ कि ये जो फेवरेट क्वेश्चन होता है जेपीएससी का, जो ये ट्राइब सेगमेंट है, जनजाति का जो एरिया है, तो यहाँ पर हो जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवरी आपका। तो आंसर इसका देवरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। तो जो तेलियागढ़ी का किला है ये झारखंड में पड़ता है, आपका जो है राजमहल के क्षेत्र में। और यही तेलियागढ़ी को आपका जो है बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो तेलियागढ़ी को आपका। और ये कहाँ है, तो झारखंड में राजमहल के क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुशंको भी कहा जाता है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुशंको भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जदुर। जो जदुर नृत्य है उसी का दूसरा नाम है नीर सुशंको। अब ये जो जपी नृत्य है, ये जपी नृत्य शिकार नृत्य है। शिकार से विजयी होकर के लौटने के क्रम में आपका जो है ये जपी नृत्य का आयोजन होता है। और ये सरहुल पर्व से शुरू होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है, मतलब चैत से शुरू होकर के ये आषाढ़ तक ये नृत्य चलता है। शिकार नृत्य मुख्य रूप से मैंने बताया आपको। और इसमें स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं जपी नृत्य में आपका। ये जो पाइका नृत्य है ये एक ओजपूर्ण नृत्य है और इसमें नर्तक जो है सैनिक का पोशाक पहन करके, सैनिक वेश धारण करके पाइका नृत्य करते हैं, ओजपूर्ण नृत्य है। और ये नृत्य में जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड, एक हाथ में आपका जो है तलवार होता है और दूसरे हाथ में आपका जो है शील्ड को संभालना होता है। और पाइका नृत्य के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक खास प्रकार का पगड़ी का प्रयोग किया जाता है पाइका नृत्य के दौरान। और इस पगड़ी को आपका कलगी के नाम से जाना जाता है। इस पगड़ी का नाम क्या है, कलगी। पंचपरगना क्षेत्र में ये कलगी जो पगड़ी है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इस नृत्य में ये जो कलगी पगड़ी को पहनना बड़ा अनिवार्य भी होता है पाइका नृत्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। झारखंड के किस जनजाति के द्वारा पैतकार चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जो पैतकार पेंटिंग है, झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है सबर जनजाति के द्वारा। और पश्चिमी सिंहभूम में एक गांव पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में एक गांव पड़ता है आपका अंबादुबी, अंबादुबी। और ये जो अंबादुबी गांव है, ये पैतकार पेंटिंग के लिए फेमस है। और पैतकार पेंटिंग के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला या आदिवासी पेंटिंग कौन है। तो सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला या आदिवासी पेंटिंग पैतकार पेंटिंग ही है। पैतकार पेंटिंग का उल्लेख आपका गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपका कि पैतकार पेंटिंग का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। और पैतकार पेंटिंग जो होता है उसमें जीवन के बाद के दृश्यों को दिखाया जाता है। और ऐसे भी लोग गरुड़ पुराण जो है मृत्यु के बाद जब एक प्रकार का आयोजन जब होता है, मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार के बाद क्रियाक्रम का आयोजन होता है, उसमें लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं। तो पैतकार पेंटिंग को लेकर गरुड़ पुराण में मिलता है। तो इसी से बात स्पष्ट है कि जीवन के बाद की घटनाओं से संबंधित ये पेंटिंग होगा। और ये पेंटिंग को गंदे कपड़े या गंदे कागज पर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला पैतकार चित्रकला। और पैतकार चित्रकला के लिए फेमस गांव तो पश्चिमी सिंहभूम का अंबादुबी गांव। और किस गरुड़ पुराण में किस पेंटिंग का चर्चा मिलता है, पैतकार पेंटिंग का चर्चा मिलता है। और पैतकार पेंटिंग को कैसे कागज या कपड़े पर किया जाता है, तो गंदे कागज या गंदे कपड़े पर किया जाता है। और जीवन के बाद होने वाले आपका चीजों को इस पर दर्शाने का प्रयास होता है कि अगर कोई इंसान जो है उसका डेथ हो जाता है तो उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसके शाउल का, इन सारी चीजों को पैतकार पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। पाठ क्षेत्र का निचला भाग आपका जो है दोन हो जाएगा और ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं आपका। और ये जो टोंगरी और डोंगरी है, ये पर्वतों के भाग को कहा जाता है। पर्वतों का जो नुकीला भाग है उसी को हम लोग आपका डोंगरी और फिर निचला भाग को टोंगरी के नाम से जानते हैं। तो पाठ क्षेत्र का निचला भाग को क्या कहा जाता है, दोन। ऊपरी भाग रहता तो क्या आंसर होता, टाड़ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। देखिए ये रिवर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन किसकी सहायक नदी है, कौन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सबसे लंबी नदी है, कौन सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्राह्मणी नदी जो है इसकी सहायक नदियां जो है घुंगरो भी है और एरो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, उपरोक्त दोनों। और ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम होता है दुमका से, ये दुमका से निकलती है। दुमका में एक आपका पहाड़ी है, उसका नाम है दुधवा पहाड़ी आपका। और इसी दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1831 में निर्माण कराया गया था किस झील का, तो हजारीबाग झील का। इसका आंसर हजारीबाग झील हो जाएगा। बाकी रही बात तोपचाची झील का, तोपचाची झील पड़ता है धनबाद में, डिमना झील पड़ता है जमशेदपुर में, और हुडको झील भी आपका जो है जमशेदपुर के ही निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। तो देखिए भारत का ही पार्ट झारखंड है और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है आपका, साउथ वेस्ट मानसून से। जैसे स्क्रीन पे आप मैप में देख रहे होंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, एक आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और एक आपका जो है अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा आपका जो है केरल के मालाबार तट पे यहाँ पर टकराती है। इसके बाद पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के सहारे हवाएं ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ करके फिर देखिएगा ये हवाएं जो है यहाँ से नर्मदा द्रोण, नर्मदा नदी की घाटी से घुसते हुए यहाँ पर आपका अमरकंटक में पहुंचती है। और अमरकंटक में हवाएं आपका जो है काफी बारिश करवाती है। यही हवाएं फिर आगे चल करके फिर देखिएगा गिर और मांडो की पहाड़ियों से टकराती है, फिर ये अरावली के पैरेलल निकल जाती है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये यहाँ पर देखिए आपका जो है कोलकाता के पास से ये पश्चिम बंगाल के मुहाने से पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। और झारखंड के क्षेत्र में इन हवाओं के द्वारा काफी वर्षा करवाया जाता है।
तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की ही शाखा है, और अरब की सागर भी दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून की शाखा है। तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर पूछता दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा से ज्यादा होती है, तब आंसर आपका होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से आपका। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपसे पूछा है। इंडियन केबल कंपनी जो है ये पड़ता है आपका झारखंड के जमशेदपुर में। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। रही बात आपका घाटशिला का, तो घाटशिला जो है वो कॉपर प्रोडक्शन के लिए, तांबा के लिए बड़ा फेमस जगह है। भारतीय तांबा निगम के द्वारा यहाँ से आपका जो है तांबा निकाला जाता है घाटशिला से। तो कॉपर के लिए बड़ा फेमस होगा घाटशिला। और जो जादूगोड़ा है झारखंड में, ये आपका जो है यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए, यूरेनियम की खान के लिए जो जादूगोड़ा जगह वो फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये जो नगर निगम है उसका एक्चुअल हेड कौन होता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सिटी कमिश्नर, नगर आयुक्त। इसका आंसर नगर आयुक्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बड़ा सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए ताकि आपको उस क्वेश्चन से जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल जाए, ताकि उन एक्स्ट्रा फैक्ट का यूज आप जो है आने वाले दूसरे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत जरूरी होता है आपका कमीशन का एग्जाम खास करके आप देने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, उसका एनालिसिस को सुने, और एक जो है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को रखें। कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाएं भी, इसको जो है शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम लोग डेफिनेटली इस पर रेगुलर मोड में जो है वो अच्छे क्वेश्चन का एक सीरीज जो है हम लोग लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। चलिए आज हम लोग यहीं क्लास को रोकते हैं। सभी को थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।